परवेज जी, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था वैसे ठीक है कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के उपरांत गुजारे भत्ते का अधिकार है, जिसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी नाराज़गी दिखाई थी और कहा था कि हमारी शरीयत के मतभेद रखता है। और एक अखबार में छपी कर उन्होंने कहा था कि जब महिला का अपने पति से कोई संबंध नहीं रहा तो उस स्थिति में उसके लिए गुजारा भत्ता भीख जैसा है। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, चूँकि आप इस्लाम को, शरीयत को बड़े करीब से जानते हैं? शर्मा जी, पहले तो आपने इस विषय के ऊपर जो है वो आज चर्चा रखी है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने एक ऐसे मसले को जिसके मल्टी डायमेंशनल एक इम्पैक्ट जाता है, और हिंदुस्तान में जहाँ 85 और 15% का एक रेशियो है, तो ये बातें ऐसी जो हैं वो 85% पे भी जो है वो जा कर के जो है वो इम्पैक्ट होता है, और 15% पे भी होता है, और 15% में जो है वो पसमानदा समाज पे भी होता है ख़ास तरीके से, और ये करने वाले वाहक तो अशराफ समाज ही है। तो ये बात अपनी जगह पर आज का नहीं, एक पुरानी चर्चा को दोबारा फिर जो है वो असल में होता ये है कि एक चीज़ जब अपनी जगह जो है कानून में बदल जाती है तो उसके बाद भी जो धर्म के नाम के जो है सो कॉल्ड संगठन जो होते हैं, ये उसको बजाय एक्सेप्ट करने के, बजाय उसके हिसाब से वातावरण निर्माण करने के, ये जब भी अगर मौका लगता है तो ये उस पर हैमरिंग जो है शुरुआत करते हैं। तो मैं तो ये जानता हूँ कि इसका मकसद एक बाकायदा सुनियोजित जो है वो एक धर्म की आड़ में राजनीतिक साजिश है। और चूँकि आप देखिए कि हिंदुस्तान में मुस्लिम में आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जो है वो जो शंकराचार्य हैं, और जो मतलब ये है कि धर्म के जो पेशवा हैं, ये राजनीति में ज़रा कम पड़ते हैं। धर्म का कोई मामला आता है तो बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं बोलते हैं जो अपनी जगह पर बहुत रिएक्शन की चीज़ हो या समाज को तोड़ने की बात हो। फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर कुछ लोग हैं ऐसे, तो वो अपनी जगह पर जो है वो उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं होता, वो अपनी जगह खत्म हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में जो मुस्लिम राजनीति वो आज भी मसलकों पे, मरकज़ों पे, सो कॉल्ड संस्थाओं में उन्हीं को ही जो है वो एक घेरे के अंदर जो है वो रहती है, और वो चीज़ उससे बाहर नहीं निकल पाती। हालांकि इसकी सज़ा जो है वो 85% भारतीय मूल के जो मुसलमान हैं, जिनको पसमानदा नाम दिया गया है, यानी विकास में, शिक्षा में, इस चीज़ में जो पिछड़ गए, उनको जब साथ लेने की बात आती है तो वो भी हैं अपनी जगह पर, लेकिन वो अपनी जगह उनके हुकूक जो है उन तक इस आड़ में नहीं पहुँच पाते, और शायद उसी को जो है वो दबाने के लिए, और वो कहीं मुद्दा देश का न बन जाए, इसलिए ये सब इस तरीके के प्रयास होते हैं। और उन प्रयासों में एक संगठन हो भी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह लीजिए, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड। अब पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, ये हमारे जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, ये उसके लिए पूरी जिम्मेदारी है। पर्सनल लॉ बोर्ड से नुकसान होते हुए भी जो 85%
आपका पसमानदा समाज है वो क्यों उस पे नहीं, ये जिम्मेदार है। मैं आपको भी एक बात यही बता रहा हूँ कि ये सरकारें, पार्टियाँ, लोकतंत्र को तो जो है वो अब सन 50 को जो संविधान लागू हुआ, सन 50 से लेकर के और 2024 तक इन्हें अब 74 साल हो गए संविधान को लागू हुआ, और आज़ादी में जो है वो आप और जो है 3 साल जोड़ लीजिए, तो ये 77 साल का जो सफ़र है, इस सफ़र में जो धर्म की सियासत थी उसी को ही जो है वोट की सियासत में हर पार्टी ने लगाई। कोई गाइडलाइन लेना हुई, कोई चीज़ करना हुई, तो आप जो है वो किसी ने अगर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कह दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह दिया, तो हमारे लोग, हमारी पार्टियां वहां जाकर के हाथ बांध के खड़ी होती हैं और कहती हैं कि साहब ऐसा मामला है, इसमें बताइए आपकी क्या राय है। तो पहले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक स्वयंभू संस्था है, एक एनजीओ। इन्हें जो एक्ट है 1860 में रजिस्टर है। अमृतसर गुरुद्वारा, नानक मता गुरुद्वारा जो है, आपने देखा होगा, सिखों की जो संस्थाएं हैं इनके बाकायदा चुनाव होते हैं, तब वो प्रतिनिधि सभा होती है, तब वो अपनी जगह पर चाहे सरबत खालसा करें, चाहे वो मतलब ये है कि उन बातों जो भी करें वो चुनाव के बाद होता है, चाहे वो सरकार के खिलाफ कोई एहतियात करें या सरकार से कोई मांग करें या कोई विरोध करें, उनका एक अपना हाउस होता है, वो नीचे से चुन करके होता है। लेकिन ये इतना बड़ा, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग, इंडोनेशिया के बाद में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम है तो वो हिंदुस्तान है। डिवीज़न के बावजूद बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री बन गया, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बन गया, इसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान में जो है वो मुस्लिम का एक कितना बड़ा तबका रहता है। लेकिन ये पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, इसमें अशराफ, कुलीन वर्ग, इसमें आप शिया भी हैं, अशराफ भी हैं, यानी सब इस तरीके से नहीं हैं, तो उनकी जनसंख्या के हिसाब से जो है पसमानदा मुस्लिम इसमें नहीं स्थान पाता। कोई चुनाव नहीं होता। हम चाहते हैं इसका चुनाव कराइए। अगर आप मुस्लिम की प्रतिनिधि सभा बन करके कोई बात कहते हैं तो आप एक चुनी हुई संस्था बन करके आइए और उसके बाद मुस्लिम की बात कीजिए। एजेंडा पब्लिक के बीच में तय होना चाहिए। अब आप दिल्ली में एक मीटिंग करके जो है वो आप कोई चीज़ कह दो, तो कहने का मकसद ये होता है कि एक तरीके की जो है वो सियासी सौदेबाजी, और वही इसका मकसद है। 1985 में ये अभी जो आप जो बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जो जिस महिला, शाहबानो, नहीं ये महिला दूसरी है, हाँ ये दूसरे जो 1985 में जो शाहबानो का मामला था, शाहबानो के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके का आदेश दिया था गुजारे भत्ते, उसका हाय तौबा हुई, और उस हाय तौबा में जो है यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राजीव गांधी को इम्प्रेस करके, क्योंकि स्ट्रक्चर वो जानते, कोई पार्टी जानना नहीं चाहती। कांग्रेस जो है वो 50-60 साल जो है सत्ता कर ली, लेकिन वो स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम इन इंडिया जानने की ज़रूरत नहीं हुई। उनको जानने की ज़रूरत थी कि साहब इमाम बुखारी क्या कह रहे हैं, उनको ज़रूरत थी कि साहब वो देवबंद क्या कह रहा है, उनको ज़रूरत थी कि जी। तो यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राजीव गांधी से ये कहा कि ये एहतियात की, ये गलत है, और हिल गए। हिलने के बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए जो है 1986 में एक संशोधन किया गया आदेश में, और संशोधन करके जो है फैसला पलट दिया तो गया। अब सवाल यह है कि वही हार्डकोर सब ये चीज़ एक लगी हुई थी, आज फिर इस चीज़ का जो है, देखिए ये जो है दो चीज़ों में है। ये जो गुजारे भत्ते की बात है, भरण पोषण का, ये क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ का है मामला, इसका सिविल लॉ से कोई मतलब नहीं।
सीसीसी जो है वो समान नागरिक संहिता, उस पर भी मतलब ये एतराज हुआ। आज इन लोगों को ये नहीं पता कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मुकदमा है और इस मुकदमे में हालात देखे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये बात इसमें कही कि ये जो तलाक हुई, ये तलाक में महिला जो है वो पहले फैमिली कोर्ट में गई, फैमिली कोर्ट में जो है 20,000 रुपये प्रतिमाह देने का आदेश हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट में, ये तेलंगाना का मामला है, हाई कोर्ट में गए। ये नहीं, ये जगह वो है असदुद्दीन ओवैसी वाली, असदुद्दीन ओवैसी का गाड़ी है जी, यानी पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम के रहनुमा। और हाई कोर्ट ने 10,000 रुपये के लिए जो है ये कहा 10,000 रुपये आप जो इंटरिम इसका पैसा दें। अब जो उसका पूर्व पति था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में हर कोई तो जा नहीं सकता, जाहिर सी बात है कि वो सक्षम होगा पैसे से, जो वकील करके जो गया होगा। बिल्कुल, वो वहां गया, वहां जाने के बाद जो है उसने अपील की कि ये आदेश हाई कोर्ट का गलत है और वो गुजारा भत्ता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो है इशारा किया कि ये जरूरतमंद, अगर किसी महिला का पास कोई सक्षम भरण पोषण के साधन नहीं है तो आखिर फिर जिम्मेदारी जो है वो कोर्ट की होगी कि नहीं होगी। इससे पहले भी जो है वो एक आदेश इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने किया और उसमें भरण पोषण को, ये कहते हैं भरण पोषण जो है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है। अगर उसका, देखिए तलाक की बात है, ये सब चीज़ एक मिक्सचर बन गया। तलाक की बात है, इसमें तलाक हुई, विधवा हुई, तो तलाक जब हुई है तो तलाक के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश में इशारा किया। ये तलाक अपनी जगह पे 3 तलाक वाली थी, एक साथ 3 तलाक दी गई। देश में वो कानून भी जो है वो बदला जा चुका है, 3 तलाक आप नहीं दे सकते। कुरान में साफ दिया हुआ है कि आप एक साथ 3 तलाक नहीं देंगे। तो सवाल ये है कि भाग मानो या बटाई मानो। आप जिस पर्सनल लॉ की बात करते हो, जिस पर्सनल लॉ के नाम के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के ख़ास तरीके से पसमानदा मुसलमानों को उद्वेलित करते हैं, उनके जहन को मोटिवेट करते हैं, उनको ये समझाते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो दीन के बचाने की बात कर रहे हैं, दीन के बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपना टेम्परेचर नापते हैं कि हम कितने असरदार हैं हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के ऊपर। आज तक कभी जो है वो इस पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है वो 341 की बात नहीं की। दलित मुस्लिमों को उनका संवैधानिक अधिकार देने की बात नहीं कही। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस भारत सरकार ने 2022 में जो है वो एक अधिसूचना जो है वो जारी की और वो जारी करने के बाद जो है वो एक मंत्रालय ने जो है वो एक कमीशन के.जी. बालाकृष्णन का बनाया। वो के.जी. बालाकृष्णन का कमीशन इस चीज़ को कर रहा है कि क्या दलित मुस्लिम्स को जो समान जातियां हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, क्या इससे संविधान का उल्लंघन होता है। इसके स्टडी के लिए एक रिसर्च पॉइंट के ऊपर जो है वो 2022 में इसी बीजेपी सरकार ने, इसी मोदी के जो है वो पसमानदा वाच जिसे कहना चाहिए, उसके बाद में जो किया गया, क्या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को इस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी? कोई दिल्ली में इस तरीके की मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी? क्या उत्तर प्रदेश में और बिहार में, चूँकि हम तो इस वक्त जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है वो 5 राज्यों में बाकायदा, जहाँ पसमानदा मुस्लिम अक्सरियत में है, एब्सोल्यूट अक्सरियत में है, वहाँ हमारा बाकायदा कार्यालय काम कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं, यूनिट्स काम कर रहे हैं, मूल मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश जैसे एक मिनी भारत प्रदेश में पिछड़ी जाति पसमानदा मुस्लिम को, क्या उनके हिस्सेदारी की बात आपने की? क्या जिनको आपने जो है वो वोट के लिए लाइन लगा करके बगैर किसी जो है वो किसी मसौदे के आपने जो है वो सपोर्ट किया, आपने
रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को लगा दिया। आप सब लोग उस चीज़ में लग गए। आपको इतना भी नहीं लगा कि जिन मुस्लिम पसमानदा परिवारों को मोदी आवास मिला था, जिन पसमानदा परिवारों को जो है 5 किलो राशन मिला था, जिन पसमानदा परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिए जो है वो पैसा मिला था, जिनको किसान जो है, जिन मजदूरों को जो है वो 5-5 हज़ार की जो है वो अनुदान मिला था, जिन बच्चियों को, पसमानदा बच्चियों को साइकिल मिली थी, तो ये जो लाभान्वित किया गया सबका विकास और सबके साथ पे, क्या उनके बारे में कोई सामाजिक न्याय के ऊपर जो है उनकी हिस्सेदारी के ऊपर क्या बात नहीं की जा सकती? मैंने पहली बार देखा कि ये संस्थाएं, ये अपनी जगह पर अशराफी संस्थाएं बगैर किसी घोषणा पत्र मनवाए, बगैर किसी कमिटमेंट के, इन्होंने पसमानदा मुसलमानों को एक बार फिर उस हालत पे कर दिया कि वो जो है वो एक तरीके से जो है वो एक बिल्कुल अलग थलग वाली पोजीशन में जो है होते जा रहे हैं। इस देश में दरकिनार किया जा रहा है ये पॉलिसी। अब आपने जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी जो है हाथ डाल दिया, तीनों चीज़ पे आपने घुमा फिरा कर अटैक कर दिया। सवाल ये था कि क्या वाकई में भरण पोषण शरीयत के खिलाफ जाता है, उससे मतभेद रखता है? देखिए शरीयत क्या है, बड़ा अच्छी बात आपने कही।